हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं QSB मैराथन के सेकंड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप सभी ने जो मैराथन फर्स्ट सेशन हुआ है उसको अभी तक आप सभी ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से भी उस जो पार्ट फर्स्ट है उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 चैप्टर को कंप्लीट कवर किया था, जिसमें हमने पूरा बात किया था कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, कि मतलब कि एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं एस्टिमेशन करने के, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, जो कि अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले। जितना भी कवर हो पाएगा उतना कवर करेंगे। बाकी अगर इस लेक्चर में पूरा नहीं हो पाता तो फिर हम एक और लेक्चर कवर करेंगे। मतलब इसमें मैक्सिमम 3 लेक्चर, एक तो हो चुका है, दूसरा ये जो हो चल रहा है, तीसरा एक और हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कहा नहीं जा सकता कि होगा ही। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज हम। अगर पहुँच जाते हैं अंत तक तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर कवर कर लिया जाएगा। एक आपका चैप्टर लास्ट में बचेगा वैल्यूएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर बड़ा है तो उसको अगर हो सकेगा तो सेपरेट करेंगे, और अगर इसमें कवर हो पाएगा तो इसी में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को गंवाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल मतलब कि मटेरियल की क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना। ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से आप सभी के 5 नंबर से 10 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आने ही आने हैं। ठीक है, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको इस चैप्टर को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस चैप्टर में हम टोटली 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं ही है। ठीक है, थ्योरी बिल्कुल नहीं है, न्यूमेरिकल है। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले मैराथन सेशन पार्ट 2 के बारे में। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो हम बात करते हैं क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला एक देख लेते हैं कि कंक्रीट की अगर हमको छत ढालनी है, क्या कंक्रीट की अगर हमको छत डालनी है, ठीक है, स्लैब अगर हमको डालना, तो उसमें कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा। अगर 1 क्यूबिक मीटर का काम हो रहा है, 10 क्यूबिक मीटर का काम हो रहा है, तो कितना उसमें सीमेंट। देखिए, अगर हमको क्या मटेरियल निकालने को कहा जाए, अगर कंक्रीटिंग हो रहा है तो उसमें कोर्स एग्रीगेट लगेगा, फाइन एग्रीगेट लगेगा, और फिर अगर बात करते हैं सीमेंट लगेगा। ठीक है, और भी मटेरियल क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड बोल देते हैं, और सीमेंट। इन 3 चीज़ों का कैलकुलेशन जनरली हम करते हैं जब भी कंक्रीटिंग वर्क होता है। फिर सेम मैसनरी वर्क में क्या होता है, हमारा सैंड आ जाता है और सीमेंट आ जाता है। ठीक है, कितना कितना लगता है, इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। प्लास्टर में भी सेम क्या क्या चीज़ लगेंगी उसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमको RC से कोई स्लैब ढालनी है, ठीक है, कोई स्लैब कंक्रीट की, कोई स्लैब CC कंक्रीट मान लेते हैं, CC कंक्रीट की कोई स्लैब है सीमेंट कंक्रीट की, तो उसमें कितना कितना सीमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ लगेंगी, उसको क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा कि 1 गुणे 1 मीटर की 5 इंच मोटी छत ढालनी है। ठीक है, क्या है 1 गुणे 1 मीटर की, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर और ये 5 इंच। 5 इंच का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंच का मतलब 12.5 सेंटीमीटर। ये इतना हमारे पास दिया गया है कि 1 गुणे 1 मीटर की
5 इंच मोटी छत ढालने के लिए विभिन्न सामग्रियों की गणना कीजिए। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क या फिर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीटिंग, ऐसे आप सभी का क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक स्पैन दे दिया गया है, इस स्पैन में क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें किस रेशियो का हमको जो कंक्रीटिंग हो यूज करना वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, जो रेशियो हमारे पास दिया गया है 1, 1.5 और 3 का। ठीक है, 1, 1.5 और 3 का हमारे पास रेशियो दिया गया है। इस रेशियो का क्या करना है हमको कंक्रीटिंग करना है और बताना है कि कितना उसमें सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना क्या चीज़ लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास छत की लंबाई है, छत की चौड़ाई है, छत की थिकनेस है, तो हमको क्या करना है इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 12.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर पे करेंगे तो 0.125 मीटर। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 0.125 मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब का काम हमको करना है इस कंक्रीटिंग को करने के लिए। ठीक है, अब इतने मीटर क्यूब का काम करना है और कितना कितना सीमेंट लगेगा उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो हमारा कि गीला मसाला इतना लगेगा, मतलब कि जब हम उसमें पानी मिक्स कर देंगे वो मसाला हमारे पास कितना होगा, वो 0.125 मीटर क्यूब होगा। लेकिन हमको क्या करना, ड्राई मोर्टार निकालना। क्या ड्राई मोर्टार निकालना, मतलब कि सूखा कितना हम खरीद कर आएंगे बाजार से। देखिए, जब क्या करेंगे हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग करने के लिए जब मसाला बनाते हैं तो उसमें पानी मिक्स करते हैं। पानी मिक्स करने का क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, क्या होता है उसका वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज होने के कारण उसमें जो मटेरियल लग रहेंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उनका वॉल्यूम भी चेंज होगा। जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो उस वॉल्यूम से क्या कर सकते हैं हम, उस वॉल्यूम का अगर लेके आएंगे तो उतना मटेरियल हमारा सफिशिएंट नहीं हो पाएगा कि बाजार से हम उतना लेके आएँ और हमारा कार्य कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए हमको कुछ फैक्टर्स लेके चलने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हमको क्या वेट मटेरियल से यहाँ पे लिख सकते हैं आप वेट वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए वेट वॉल्यूम, मतलब कि गीला आयतन या फिर गीला मसाला बोल सकते हैं, गीला कंक्रीट बोल सकते हैं। अब हम ड्राई वॉल्यूम पर कैलकुलेट करेंगे। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर यूज करते हैं, कितना 1.54 का। ठीक, मतलब कि 54% क्या करते हैं इसको बढ़ाते हैं। वैसे जनरली 52 से 55% होता है, तो कहीं कहीं आपको 52% को 1.52 से भी मल्टीप्लाई देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1.53 से भी मिलेगा और 1.54 से भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1.54 को लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब कि इस मटेरियल को क्या करते हैं 1.54 गुना इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 0.125 ये गीला हो गया, इसमें 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ड्राई मोर्टार का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं कितना निकल के आता है, 0.125 इंटू 1.54। ठीक है, तो ये 0.1925 मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब हमको मोर्टार चाहिए। जब हम जैसे क्या करते हैं, आपने मसाला बनाते हुए देखो, आप एक जगह क्या हुआ, सीमेंट रखा गया है बोरी में, एक जगह हमारा सैंड रखा गया है, एक जगह हमारा कोर्स एग्रीगेट रखा गया है। हम कुछ जैसे क्या होगा, तगाड़ी होता है। ठीक है, तगाड़ी से कुछ तगाड़ी या फिर जिसको तसला बोल देते हैं, कुछ तसले वहाँ से लेके आए एग्रीगेट, वहाँ से हमने लिया सैंड, यहाँ से लिया हमने सीमेंट, उसको मिक्स कर लिया। ठीक है, अभी पानी नहीं मिलाया तो वो वॉल्यूम जो हमने मिक्स किया वो हमारा कितना है 0.1925 मीटर क्यूब। जब इसमें हमने पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद उसको मिक्स कर दिया तो वो वॉल्यूम हमारा 0.125 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, उसमें से हमारा मसाला ये बन के सूखा मसाला बन के तैयार है। अब सूखे मसाले से हमको सीमेंट अलग करना है, फिर सैंड को अलग करना है, कोर्स एग्रीगेट को अलग करना है, ऐसे चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो अब ये हो गया। अब सीमेंट की मात्रा हम कैलकुलेट करते हैं। क्या सीमेंट की मात्रा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास, देखिए इसका सबसे पहले इसका मतलब आप समझिए 1, 1.5, 3,
इसका मतलब आई होप को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम बताते हैं। एक क्या होता है, ये सीमेंट, एक पार्ट सीमेंट का हो जाता है, 1.5 पार्ट आपका सैंड का हो जाता है, और 3 पार्ट आपका कोर्स एग्रीगेट का हो जाता है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट। तो क्या करना है आपको, सीमेंट कैलकुलेट करना है, सैंड कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, एक सेकेंड। ठीक है, तो टोटल ये कितने पार्ट हैं, 3, 1, 4 और 5, 5.5 पार्ट है। 5.5 पार्ट में से हमको एक पार्ट निकालना है किसका, सीमेंट का। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ये 1 आउट ऑफ 5.5, और टोटल कितना वॉल्यूम हमारे पास 0.1925। अब ये जो वॉल्यूम निकल के आएगा, ये कितना, किसका निकल के आएगा, सीमेंट का। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 0.035 मीटर क्यूब, 0.035 मीटर क्यूब ये सीमेंट का वॉल्यूम निकलेगा। आप सीमेंट क्या करते हैं, हम बोरी में लेके आते हैं, वॉल्यूम में नहीं लेके आते हैं। ठीक है, तो इतने मीटर क्यूब हमको सीमेंट लाना है, तो हम कैसे लेके आएंगे, बोरी में लेके आएंगे, लेकिन बोरी हमको पता नहीं कितना बोरी होगा ये मीटर क्यूब। अब हम इसको बोरी में कन्वर्ट करेंगे। बोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, सीमेंट की डेंसिटी जो होती है वो 1440। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट वो कितना होता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब इसका कहने का क्या मतलब, डेंसिटी का कहने का क्या मतलब कि 1440 केजी सीमेंट हमारा 1 क्यूबिक मीटर में आता है। 1 क्यूबिक मीटर अगर सीमेंट कहा जा रहा है तो उसमें 1440 किलो का है। ठीक है, अगर 1 क्यूबिक मीटर 1 मीटर क्यूब का है सीमेंट, तो वो मतलब 1440 केजी का है। ठीक है, तो अगर हमको 0.035 मीटर क्यूब कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अब देखते हैं। ठीक है, देखिए 1 मीटर क्यूब का वेट 1440 केजी, इतने मीटर क्यूब का वेट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वेट ऑफ सीमेंट इन केजी, ये कितना हो जाएगा, 0.035 इंटू 1440, ये आ जाएगा 50.4 केजी। ठीक है, अब ये हमको केजी में मिला, लेकिन हमारा सीमेंट जो होता है वो बैग्स में आता है। ठीक है, तो बैग ऑफ सीमेंट, बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो एक बैग में कितने केजी का सीमेंट होता है, 50 केजी। ठीक है, 50 केजी का सीमेंट, 50 केजी का, और एक बैग में 50 केजी, तो ये एक लगभग बैग निकल के आ जाता है। ठीक है, लगभग एक बैग से हमारे पास निकल के आ जाएगा, मतलब कि हमको 1 बोरी सीमेंट चाहिए अगर हमको ये काम करना है इतना। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं किसका, सैंड को। ठीक है, ठीक है, सेम वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम सैंड की मात्रा कितनी है, 1.5 आउट ऑफ कितना, 5.5, टोटल वॉल्यूम 0.01925। तो ये निकल के हमारे पास आ जाता है कितना, कैलकुलेट करते हैं, 0.0525 मीटर क्यूब। अब इसको देखिए, ये हम केजी में नहीं लेके आते हैं, बोरी में नहीं लेके आते हैं, किस में लेके आते हैं, ये हम सैंड जो लेके आते हैं, हमारा जो बालू में लेके आते हैं वो लेके आते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, या फिर फीट में। आप जैसे जब जाते हैं आप सैंड को खरीदने, तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि भैया हमको 10 फीट बालू चाहिए। 10 फीट बालू का क्या मतलब होता है, आप कहते हैं कि उसको 10 फीट बालू चाहिए हमको। ठीक है, जब आप कहते हैं उसको 10 फीट बालू चाहिए, तो वो क्या करता है, एक फर्मा रखा रहता है। ठीक है, एक क्यूबिक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में भरेगा और जो भी आपका रहेगा, बोरा रहेगा या फिर बैग रहेगा या फिर आपका जो ठेला गाड़ी होता है, उस पर आपको जितना चाहिए वो उतना फिट नाप के ऐसे देता है। वो जो होता है वो 1 क्यूबिक फीट का होता है। वो जो फर्मा हमारे पास होता है वो 1 क्यूबिक फीट का होता है, जो कि हमारा
क्यूबिक फीट के हिसाब से कैलकुलेट करके देता है। तो सेम उसी तरह से हम क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्यूबिक मीटर से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्यूबिक मीटर में ही आपका कैलकुलेट किया जाता है वॉल्यूम ऑफ सैंड को, मतलब कि सैंड की मात्रा जो हमारा क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट की जाती है। फिर हम बात करते हैं किसके, कोर्स एग्रीगेट की। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये कितना हो जाएगा, 3 पार्ट आउट ऑफ 5 इंटू 0.1925, ये कितना होगा, 0.105 मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब हमको क्या है, कोर्स एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि गिट्टी की ज़रूरत हमको इतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ आप सभी का, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट किया गया, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको केवल क्या याद रखना है, ये फैक्टर याद रखना है। कौन सा फैक्टर, ये फैक्टर 1.54। जब भी हम कंक्रीटिंग काम करते हैं तो 1.54 का फैक्टर लेते हैं, ठीक है। अब मोटार का काम करेंगे तो वहाँ पे 1.33 लेते हैं या फिर 1.30 लेते हैं, कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 30% 33% ऐसा वेरी करता रहता है वो, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कहीं आपको 1.30 मिलेगा, कहीं आपको 1.33 मिलेगा। तो 1.33 जनरली आप लेके चलेंगे, यहाँ पे जो हम आपसे बात करेंगे उसमें 1.33 लेके चलेंगे, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं, हम कंक्रीटिंग वर्क कर रहे थे। कंक्रीटिंग वर्क में क्या क्या हमने कैलकुलेट करते हैं, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट। लेकिन जब मोटार का काम करते हैं या फिर प्लास्टर का काम करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे सैंड और सीमेंट दो चीज़ें केवल कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ कंक्रीटिंग का। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन हो इसके बारे में, ठीक है। ये रेशियो आपको चेंज दे सकता है, ठीक है। तो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर आपको सीमेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सीमेंट की मात्रा कितनी है, 1, यहाँ पे 1 + 1.5 + 3, ये रेशियो को ऐड कर देते हैं। जो भी रेशियो होगा 1:4 का होता तो 1:4 ऐड कर देते तो ये 1/7 का हो जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई जो भी वॉल्यूम हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल के आया है उसको कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे हम सीमेंट सेम इसी तरह से जो भी यहाँ पे ऊपर रहेगा 2 रहेगा 2, 4 रहेगा तो 4, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि 4 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े, ठीक है। 4 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े, सॉरी और क्या कह रहा है कि 5 इंच मोटी स्लैब सेम, ये तो आवश्यक सामग्रियों की गणना कीजिए और रेशियो सेम दिया गया है। रेशियो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। रेशियो हम ले लेते हैं 1:2 कर लेते हैं या फिर 1:4 का रेशियो हम ले लेते हैं, ठीक है। 1:4 का मतलब आपको कमेंट करके बताना कि कौन से ग्रेड की सीमेंट की हम बात कर रहे हैं और कौन से ग्रेड की कंक्रीट की बात कर रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल वॉल्यूम चेंज होगा तो पूरा क्वान्टिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वेट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे आप। ये कितना होगा, 4 × 3 × 0.125, ये निकल के हमारा आ जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। मतलब कि 1.5 मीटर क्यूब का काम हमको करना है, ठीक है। अब 1.5 मीटर क्यूब का काम करने के लिए हमको कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब ड्राई वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.5 × 1.54। कहीं कि आपको 1.52 भी देखने को मिलेगा तो आप इसको शॉक मत होइएगा,
ठीक है। तो ये आ गया 2.31 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब हमको सीमेंट निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। सीमेंट, तो सीमेंट कितना हो जाएगा, 1 पार्ट है सीमेंट का, टोटल पार्ट कितना 1 2 4, मतलब कि 4 2 6 1 7 और गुणे 2.31, तो ये कितना हो जाएगा 0.33 मीटर क्यूब। अब सीमेंट इन बैग, अब एक मीटर क्यूब 1440 के जी 1 मीटर क्यूब में आता, तो 0.33 मीटर क्यूब में 0.33 इंटू 1440 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 475.2 kg, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 9.5 बैग निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतने बैग बोरी हमको सीमेंट चाहिए, लगभग 9.5 बोरी, तो हम 10 बोरी मंगा लेते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं सैंड, ठीक है। तो सैंड कितने पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है, टोटल कितना पार्ट है 1 2 का 4 इंटू 2.31, ठीक है। तो 2.31 और डिवाइड में 7.66, ठीक, कितना 0.66 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में ही रहेगा। एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जिसको हिंदी में आप बजरी बोल देते हैं, वो चीज़, ठीक। कोर्स एग्रीगेट कितना है, 4 पार्ट है, 1 2 का 4, ठीक है। तो ये निकल के आएगा हमारा 1.32 मीटर क्यूब, ये हमारा निकल के आ गया है, ठीक है। ये तीनों आंसर हो गए। इस तरीके से आप क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आपको घन फीट में कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो घन फीट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या करेंगे 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या दिया गया है इसमें भी 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका घन फीट में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मीटर फीट, क्यूबिक फीट में, घन फीट मतलब क्यूबिक फीट में, ये क्यूबिक मीटर में है ना, मीटर क्यूब, तो अगर आपको घन फीट में, क्यूबिक फीट में, तो 1 मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट में आ जाए, तो ऐसे फीट में आप मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो क्यूबिक मीटर में करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, स्लैब से रिलेटेड या फिर कॉन्क्रीटिंग से रिलेटेड आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक ब्रिक वर्क से रिलेटेड, जो कि आप सभी का आया था, आपके एग्जाम से पिछली बार आया था कि फाइंड आउट द ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी इन सीमेंट मोटार 1:5 का आपका सीमेंट मोटार आया था, ठीक है। जिसमें पूछा गया था कि कितना मटेरियल आपका लगेगा ब्रिक वर्क में, ठीक है। तो अभी उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक। आपको एक ब्रिक कैलकुलेट करना आता होगा कि कैसे 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक होते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक होते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे, बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो आप यस करके जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसकी, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा एक थोड़ा ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड है कि एक दीवार की ईंट, ठीक, एक दीवार, एक ईंट मोटी, एक ईंट मोटी मतलब क्या कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर मोटी बात कर रहा है, एक ईंट मोटी, एक ईंट की लेंथ कितनी होती है, एक ईंट की लेंथ कितनी होती है 20 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, 19 × 19 × 9 का 19 × 9 × 9 का होता है, ठीक है। ब्रिक हमारी की जो स्टैंडर्ड साइज होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का होता है हमारा जो स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। कह रहा कि एक दीवार, एक ईंट मोटी, 2.5 मीटर ऊंची और 10 मीटर लंबी है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक दीवार है जो कितनी ऊंची है
2.5 मीटर ऊंची, 10 मीटर लंबी और 1 ईंट जितनी इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 2.5 मीटर और ये 10 मीटर। टोटल हमको काम कितना करना है हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक ईंट का कितना आयतन होता है। ठीक है, एक ईंट का कितना आयतन होता है इसको कैलकुलेट करते हैं कि मतलब कि एक ईंट का आयतन क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक, वन ब्रिक, स्टैंडर्ड वन ब्रिक की बात कर रहे हैं। ठीक, तो 0.09 इंटू 0.09, तो ये कितना हो जाएगा 0.19 0.09 इंटू 0.09, 0.001539 मीटर क्यूब। एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है वो इतना होता है। और टोटल वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 इंटू 2.5 इंटू 0.2, ये 5 मीटर क्यूब। ठीक है, टोटल 5 मीटर क्यूब है। अब देखिए 5 मीटर क्यूब का पूरा वॉल है और उसमें एक जो ब्रिक है वो कितनी, उसका वॉल्यूम कितना है, इतना है। तो टोटल कितना वॉल्यूम हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 0.001539। तो ये हमारे पास निकल आएगा 0.001539। ये हमारे पास 3248.8 आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम लेके चलते हैं 3249 ब्रिक्स। इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक हमारे पास हो गया। ठीक है, इसको, ये जो ब्रिक है ये स्टैंडर्ड ब्रिक है, लेकिन जो हमको कैलकुलेट करना होता है, जो एग्जाम्स में कैलकुलेट करना होता है वो ब्रिक विथ मैसनरी, मतलब कि ब्रिक विथ मोर्टार कैलकुलेट करना होता है, मैसनरी मोर्टार। ठीक है, ब्रिक विथ मोर्टार कैलकुलेट करना होता है। तो वहाँ पे ये वॉल्यूम नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे कौन सा वॉल्यूम लिया जाएगा, वो हमारा ब्रिक विथ मोर्टार वाला वॉल्यूम लिया जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 2500 ब्रिक, टोटल 2500 ब्रिक लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें मसाला सहित लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मसाले को भी हमने हटाया नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से ब्रिक हमारा लगा हुआ है। आपको ब्रिक बना के दिखाते हैं। आपको यहाँ पे एक दीवार पहले बनाते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दीवार बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा दीवार बना हुआ। अब इस दीवार में जो ईंट लगी है, जो ब्रिक लगी हुई है, वो 2500 ईंट लगी है विथ मोर्टार। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार। ठीक है, मोर्टार के साथ जो ब्रिक लगी हुई है 2500 ब्रिक इसमें लगी हुई है। अब टोटल अगर हमको ज्ञात करना कि कितना जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, जो वॉल्यूम है किसका, एक सेकंड, ठीक है, क्या है कि अब ये जो हमारा 5 मीटर क्यूब आया, ये वर्क निकल के आया, ये टोटल वर्क हुआ, ब्रिक वर्क जो किया गया वो टोटल 5 मीटर क्यूब का किया है, जिसमें हमारा जो ब्रिक है वो भी इंक्लूडेड है, जो मोर्टार लगा हुआ बीच में वो भी इंक्लूडेड है। तो अब हमने क्या किया, ब्रिक को कैलकुलेट कर लिया। ब्रिक को कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मोर्टार को कैलकुलेट करना है, कितना मोर्टार इसमें बेसिकली लगेगा। ठीक है, तो कितना मोर्टार लगेगा वो सबसे पहले उसकी मात्रा हमको क्यूबिक मीटर में चाहिए। वेट मोर्टार पहले हम कैलकुलेट करेंगे, वेट मोर्टार कैलकुलेट करने के बाद हम उसको ड्राई मोर्टार में चेंज करेंगे। ठीक है, तो वेट मोर्टार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस ब्रिक को हम ऐसे माइनस करेंगे, टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम कितना है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार। ये क्या होगा, टोटल कितना हमारा जो ब्रिक वर्क किया गया 5 मीटर का। अब इसमें से 2500 ब्रिक लगे हुए हैं, किस किस साइज के ब्रिक लगे हुए हैं, 0.19, 0.09 और 0.09, ये साइज के हमारे 2500 ब्रिक लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, इसके वॉल्यूम के हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना वॉल्यूम है मोर्टार का वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा निकल के आता है 1.1525 मीटर क्यूब। ये वेट मोर्टार का वॉल्यूम हमारे पास है, लेकिन हमको ड्राई फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार 1525 इंटू 1.33, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो 1.33 यूज़ कर रहे हैं। 1.30 भी आपको देखने को मिला, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप 1.33 भी आप लिख सकते हैं, 1.30 भी लिख सकते हैं। अगर जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता वहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन देखने को मतलब कैलकुलेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, नहीं तो ये दोनों आपका सेम आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया, जो वेट मोर्टार हमारा है 1.532825 मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब हमारा निकल के आता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। क्या ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार कितना निकल के आता है 1.5328। ठीक है, ये हमारा सूखा मसाला इतना निकल के आ जाता है। अब हमारे पास रेशियो कितना दिया गया, रेशियो 1:6 का मसाला हमको यूज करना है। ठीक है, कितना 1:6 का मसाला हमको यूज करना है। यहाँ पे रेशियो हम लिख देते हैं, 1:6 का मसाला हमको यूज करना। ठीक है, जब 1:6 का मसाला यूज करें तो इसमें सीमेंट कितना लग जाएगा, सीमेंट कितना लग जाएगा उसको देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट तो 1 है आउट ऑफ कितना 7 इंटू कितना है टोटल वॉल्यूम 1.5328, तो ये कितना आ जाएगा 0.2189 मीटर क्यूब। अब इसको बैग्स में कैलकुलेट करते हैं, 0.2189, इसको हमने कैलकुलेट किया केजी में, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया बैग्स में। सिक्स 6.3 बैग्स हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड।
6 पार्ट है आउट ऑफ 7.1.5328। वन 1.31 मीटर क्यूब। एक आंसर हमारा ये कि दूसरा आंसर हमारा ये निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, टोटल जो हमारा बैग निकल के आया है वो कितना बैग निकल के आ गया है, वो 6.3 बैग हमारे पास निकल के आ गया है सीमेंट का, और 1.31 मीटर क्यूब निकल के आ गया है सैंड का। इतना क्या करेंगे, अब हम मार्केट से लेके आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अगर हमको 10 मीटर क्यूब कार के लिए निकालना है, ये कितना 5 मीटर क्यूब का कार के लिए होगा। अगर हमको 10 मीटर क्यूब के काम के लिए निकालना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले इसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का टोटल वॉल्यूम कितना है वो हमारे पास निकल के गया। अब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगे हुए हैं, ठीक है, विद मोर्टार कितने ब्रिक लगे हुए हैं, 2500 ब्रिक लगे हुए हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है, वेट मोर्टार को निकालना है। ठीक है, वेट मोर्टार को निकालना है, तो 5 मीटर क्यूब का काम हुआ है, उसमें 2500 ब्रिक लगे हुए हैं। लेकिन किस किस साइज के लगे हुए हैं, यहाँ पे ये जो ब्रिक है विद मोर्टार है, लेकिन विदाउट मोर्टार जो ब्रिक की साइज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है, अगर यहाँ पे 0.25, अगर हम यहाँ पे 0.2 और 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल 0 आ जाएगा। क्योंकि जो ब्रिक है ये विथ मोर्टार है, हम विथ मोर्टार की अगर साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल 0 आ जाएगा। लेकिन हमको 0 नहीं चाहिए, हमको वेट मोर्टार चाहिए। तो 5 मीटर के ऊपर काम हुआ है, उसमें 2500 ब्रिक लगे हुए हैं, किस साइज के, 19 × 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट मोर्टार निकल गया। अब वेट मोर्टार को हमको ड्राई मोर्टार में कैलकुलेट करना है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम ड्राई मोर्टार में, जिसके लिए हम 1.33 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1.33 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास ड्राई मोर्टार का वॉल्यूम निकल के आएगा। अब ड्राई मोर्टार से क्या करेंगे हम, सीमेंट और सैंड यहाँ पे कैलकुलेट कर ले कि इतना इतना हमारा सीमेंट एंड सैंड निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हुआ ब्रिक वर्क में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कंक्रीटिंग वर्क में कैसे क्वेश्चन आता है वो हमने बताया। अब हम बात करते हैं प्लास्टरिंग वर्क में। ठीक है, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग दोनों सेम है। ठीक है, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग दोनों सेम है, इसलिए प्लास्टरिंग के बारे में बात करते हैं, पॉइंटिंग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टरिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लास्टरिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम इसी तरह से प्लास्टरिंग में भी कैलकुलेट करेंगे, बस इसमें मीटर क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, एरिया में हमारा क्या होगा, जब प्लास्टरिंग वर्क करते हैं तो हम एरिया में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टरिंग का। रेशियो हमारे पास 1:4 का दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 12 mm मोटा एक वर्ग मीटर प्लास्टर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर किया गया। दीवार है, ये आपकी दीवार है, इस दीवार पे 1 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर किया गया है। लेकिन कितना थिकनेस है उसकी, 12 mm थिकनेस है। ठीक है, 12 mm थिकनेस, वैसे जनरली 12 mm थिकनेस का हम प्लास्टर करते हैं, तो 12 mm थिकनेस का प्लास्टर किया गया है। और उसका जो दीवार का एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे 12 mm मोटा प्लास्टर किया गया है 1:4 का। इसमें कितना सीमेंट और बालू लगेगा। ठीक है, तो टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार या फिर प्लास्टर, ये 1 मीटर क्यूब का काम है और इसमें 12 mm ये थिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.12 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतने मीटर क्यूब का काम हमको क्या करना है,
करना है, इतने मीटर क्यूब पर काम हमको करना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, कितना, ये तो वेट मोटर है, अब सेम इसको ड्राई मोटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ड्राई मोटर वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर, तो ये 0.012 इंटू 1.33, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। .01596 मीटर क्यूब, ये निकल के आया ड्राई मोटर। अब हमको क्या करना है, सीमेंट निकालना है, तो सीमेंट कितना हो जाएगा 1/1 + 4 इंटू 0.01596, ये निकल के आएगा मीटर क्यूब में 0.003192 मीटर क्यूब। अब सीमेंट इन बैग्स 0.00319 इंटू 1440 इंटू 50, ये आपको कैसे हो रहा है, ये करके समझ में आया ना। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे आपको बता जाएगा ये कैसे कैलकुलेट होके आ रहा है। 0.09 बैग्स ऑफ सीमेंट, तो यहाँ से क्या होगा 0.092 बैग। ठीक है, इतनी बोरी सीमेंट, मतलब कि एक बोरी से भी कम सीमेंट हमको चाहिए, तो हम एक बोरी सीमेंट मंगा लेते हैं। ठीक है, और अगर हम फिर सैंड कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 पार्ट आउट ऑफ 5 इंटू 0.01596, ये कैलकुलेट होके आएगा 0.0127 मीटर क्यूब। ठीक है, ये प्लास्टरिंग वर्क के लिए, प्लास्टरिंग का वर्क के लिए छोटा हो जाता है और छोटा। ठीक है, तो ये टोटल आपका वर्क क्या, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मटेरियल की। अगर हमको कंक्रीटिंग वर्क करना है तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कि फैक्टर कितना यूज़ करते हैं, फैक्टर 1.54 यूज़ करते हैं जब भी कंक्रीटिंग वर्क यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंक्रीटिंग वर्क के लिए 1.54 का फैक्टर या फिर 1.52 का फैक्टर आपने पढ़ा होगा, तो 1.52 आप यूज़ करेंगे। ठीक है, सेम आपने अगर मैसनरी वर्क या फिर प्लास्टिंग वर्क या फिर पॉइंटिंग वर्क कोई भी है जिसमें आपको सीमेंट और सैंड की ओर लग रहा है, क्या सीमेंट और सैंड लग रहा है, 1.33 का फैक्टर या फिर 1.30 अगर आपने पढ़ा होगा, तो वो फैक्टर हम यूज़ करके ड्राई मोर्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। जैसा कि पिछली बार आप क्वेश्चन आया था कि ब्रिक मैसनरी वर्क, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया था। ये आपको आगे पे समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। पिछले साल जो आपका पेपर आया था वो क्या आया था, 1 मीटर क्यूब का वर्क था और रेशियो जो दिया गया था सीमेंट मोर्टार का 1:5 का दिया गया था और टोटल वॉल्यूम दिया गया था 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का टोटल वॉल्यूम का हमको ब्रिक वर्क करना था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर का काम हो रहा है 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये कितना हो जाएगा 500 ब्रिक्स आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। टोटल हमारे पास कितना ब्रिक और 1 मीटर क्यूबिक मीटर, ठीक है। 500 ब्रिक का वॉल्यूम क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ब्रिक का जो मोटार है उसका वॉल्यूम निकल के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.2305, ठीक है। कभी ये जो फैक्टर आपने अभी हमने लिया थोड़ी देर पहले और 1.33 और 1.54, कभी मौका मिला तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कंप्लीट, ठीक है। इतने मीटर क्यूब का कार्य हमको करना है ब्रिक, मतलब कि मैसन जो मोटार लग रहा है इतने मीटर क्यूब का लग रहा है। अब इसमें क्या करना है हमको सीमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सीमेंट कितना हो जाएगा, ये 5 नंबर में आप सभी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। सीमेंट 1 आउट ऑफ 1 + 5 × 0.2305, तो ये निकल के आएगा 0.0384 इतने मीटर क्यूब। अब इसको बैग में कैलकुलेट कर लेते हैं इन बैग्स, तो 0.0384 to 1440 / 50। अब कैलकुलेट करते हैं 1.1 बैग ऑफ सीमेंट आपको लगेगा, ठीक है। फिर सैंड कैलकुलेट कर लेते हैं 5 आउट ऑफ 6.2305, तो ये हो जाएगा 0.2305, ये 0.192 इतना मीटर क्यूब हमको लगेगा क्या सैंड। ये इतना 4 लाइन के 5 लाइन का क्वेश्चन 5 नंबर देके आपको जाता, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर आप बहुत आसान है, ठीक है। आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर रहा आपका। हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, बात करें रेट एनालिसिस, ठीक है। तो आपकी ये आपको समझ में ये चैप्टर है। अब पॉइंटिंग बचा, तो पॉइंटिंग आपको समझ में, पॉइंटिंग आपको पता है कि पॉइंटिंग में सेम चीज़ें वही करनी है। पॉइंटिंग में मोटार हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें, ठीक है, इसमें एक दिया गया है स्टील का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्टील का BBS, ठीक, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो कभी अभी तक बेसिकली ऐसे नॉर्मली पूछा नहीं गया है काफ़ी सालों से, तो इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। ये इतना इंपॉर्टेंट था तो इतना हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, रेट एनालिसिस की ओर, ठीक है। तो रेट एनालिसिस देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, रेट एनालिसिस की, मतलब कि एनालिसिस ऑफ रेट या फिर रेट एनालिसिस, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर नंबर आपका ये 6 हो जाता है, चैप्टर नंबर, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, थोड़ी सी थ्योरी है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल आपको बाजार में जाके घूमना पड़ेगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पिछली बार आया था। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे पहले पिछली बार जो क्वेश्चन आया था इससे, वो किस तरीके का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था कि एनालाइज द रेट ऑफ RC वर्क, ठीक है, मतलब कि रेनफोर्स कॉन्क्रीट वर्क 1:1.5:3 इन स्लैब, ठीक है। एक स्लैब आपको बनाना था जिसमें आपको सीमेंट जो कंक्रीट बनाना था वो 1, 1.5 और 3 इस ग्रेड का आपको कंक्रीट बनाना था और आपको रेट एनालाइज करना था। रेट एनालाइज क्या करना होता है, अब बात करते हैं उसी के बारे में, ये चैप्टर पूरा है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आता और इसमें बोलता है कि एज्यूम सुटेबल डेटा फ्रॉम मार्केट रेट, ठीक है। मार्केट से जो भी मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके यहाँ पे आपको रेट एनालिसिस करके एक रफ रेट बना के देना है कि वो खर्चा कितना आएगा, ठीक है, जब हमको मटेरियल खरीदने जाना तो उस टाइम, ठीक है। तो जैसे क्या होता है रेट एनालिसिस में, क्या होता है कि रेट एनालिसिस में एक एक मटेरियल, ठीक, एक एक मटेरियल का आपको रेट, ठीक है,
चाहे वो रेट आप कई तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे नाम पता कैसा है, एनालिसिस ऑफ रेट, मतलब कि विश्लेषण करना, रेट का विश्लेषण, दर का विश्लेषण करना। कैसे? आप मार्केट में जाकर कर सकते हैं, आप बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, कई तरीके से आप मतलब कि रेट को एनालाइज कर सकते हैं। अगर बुक में देखते हैं इसकी परिभाषा क्या दी गई है, किसी कार्य की विशेष मद की, ठीक है, विशेष मद मतलब आइटम की प्रति इकाई दर सामग्री की मात्रा और मजदूरों पर व्यय तथा अन्य आवश्यक व्यय एवं उचित लाभ को सम्मिलित करके निश्चित दर करने को रेट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी कार्य, कोई कार्य को करना, उसके लिए विशेष जो आइटम्स लग रहे हैं वो प्रति इकाई रेट पर, ठीक है, मतलब कि एक जैसे आपको बैग्स ऑफ सीमेंट लग रहे हैं, कई बैग्स ऑफ सीमेंट लग रहे हैं, तो पर बैग ऑफ सीमेंट कितना है, एक बैग ऑफ जो सीमेंट का बैग है उसका रेट कितना है, और एक मजदूर जो लग रहे हैं उसका रेट कितना है, एक मिस्त्री जो काम कर रहा है उसका रेट कितना है पर डे का। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक जो व्यय हो रहा कोई काम करने में उसको एक निश्चित करना, ठीक है, कितना कितना रेट लगेगा उसको कैलकुलेट करना, एनालिसिस करना उसका, वही आपको एनालिसिस ऑफ रेट कहलाता है, मतलब कि दर विश्लेषण कहलाता है। ये आपका दर विश्लेषण जो है, एनालिसिस ऑफ रेट है, उसकी डेफिनेशन एक तरीके से होगी। ठीक है, जो मतलब कि एनालिसिस ऑफ रेट करते हैं उसमें विशेषकर दो कंपोनेंट्स, दो घटक जिसको बोल सकते हैं वो होते हैं। एक तो होता है सामग्री की कितनी सामग्री लग रहे हैं, पर सामग्री का रेट कितना, और दूसरा क्या होता है मजदूर कौन कौन से मजदूर लग रहे हैं, बेलदार लग रहा है, मिस्त्री लग रहा है, और उसमें पानी ढोने वाला लग रहा है, मसाला बनाने वाला लग रहा है, मतलब कौन कौन से मजदूर लग रहे हैं, उनके रेट क्या क्या चल रहे हैं मार्केट में, तो एक मजदूर का रेट कितना होगा, ठीक है, एक मिस्त्री कितना लगेगा। जैसे नॉर्मली 800 700 अब तो मिस्त्री का रेट काफ़ी ज़्यादा, पहले 500 600 मिस्त्री लगते थे, अब 500 में आपका केवल एक मजदूर लगता है जो कि मसाला आपका बनाता है, वो आपका 500 लेता है। ठीक है, मिस्त्री आपके 800 1000 रुपये ऐसे रेट लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या फैक्टर्स है, ये एक तरीके से फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रेट एनालिसिस करते हैं। मेनली दो होते हैं, एक तो सामग्री लगेगा, कोई काम करना हमको, या उसमें एक तो सामग्री लगेगा, दूसरा उस काम करने वाला लगेगा जो इसको मजदूर बोलते थे। तो दो घटक होते हैं रेट एनालिसिस करने के। ठीक है, अगर बात करते हैं रेट एनालिसिस करते समय क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें ध्यान में रखने योग्य होती हैं, क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, तो सबसे पहली बात क्या है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना मटेरियल हमको आवश्यक है, कितना हमको जरूरी है। जैसे अभी हमने मतलब कि क्वांटिटी मटेरियल की कैलकुलेट की। ठीक है, यहाँ से देखिए आपकी बुक में जो चैप्टर दिया गया सीक्वेंस वाइज क्यों दिया गया, इसी सीक्वेंस में क्यों दिया गया कि सबसे पहले आपको एस्टिमेशन का इंट्रोडक्शन बताया गया, फिर एस्टिमेशन के आपके टाइप्स बताए गए, फिर एस्टिमेशन के प्रकार बताए, एस्टिमेशन के मेथड बताए कैसे एस्टिमेशन करते हैं। इसी सीक्वेंस में क्यों चैप्टर दिया गया, ताकि एक एक स्टेप, जैसे अगर आपको छत पे जाना तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे कि आप सीधे आप डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे कूद जाएंगे, ऐसा तो आप कोई शक्तिमान या फिर ऐसा कोई है तो नहीं। ठीक है, आप 10वीं सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सुपरमैन तो आप है नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको एक एक सीढ़ी वो चढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है कि एक सीक्वेंस में दिया गया है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, इसके पहले क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अगर हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को कैलकुलेट करना नहीं पढ़ेंगे तो हमको एनालिसिस ऑफ रेट कैसे समझ में आएगी। जब हमको क्वांटिटी नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी लग रही है कोई काम करने में, तो हमको उसका रेट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, हम उस पर बैग मान लेते हैं, हमने ले लिया कि मार्केट से हमने पता कर लिया कि पर बैग सीमेंट इतना लग रहा है, लेकिन जब हमको पता ही नहीं कि काम में हमारा कितना काम हो रहा है, कितने मटेरियल लगेंगे, कितने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे, तो हम कैसे पूरा रेट निकालेंगे, कैसे एस्टिमेशन बनाएंगे। ठीक है, तो रेट हमारा नहीं सही से आएगा, एस्टिमेशन हमारा नहीं सही से होगा, तो जो भी हमारा बोल सकते हैं ओनर होगा घर का, तो वो हमको मार्केट तुरंत भगा देगा, बोलेगा भाई आपका कुछ काम नहीं, आपने रेटिंग ने हमको बताया कि कितना रेट हमारा घर में लग जाएगा, कितना पैसा लग जाएगा, खर्चा कितना मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको घर से निकाल के भगा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप रेट एनालिसिस करते हैं आपको मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है उसको आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा क्या, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कि किस क्वालिटी का हमको मटेरियल लगाना है। ठीक है, आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लो क्वालिटी का चाहिए तो पैसा थोड़ा कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार,
किस प्रोपोर्शन का मोटार हमको यूज़ करना है, 1:5, 1:4, 1:1, किस प्रोपोर्शन का मोटार यूज़ करना है, ये भी हमारे एक तरीके से आवश्यक होते हैं जब भी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं रेट का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर कोट ऑफ मटेरियल, कितने कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कितने मतलब कि मटेरियल का कॉस्ट कितना, पर बैग ऑफ सीमेंट कितना है, पर क्यूबिक मीटर ऑफ मोटार सैंड कितना है, पर क्यूबिक मीटर ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, सारी चीज़ों का हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और देखिए जब हम रेट का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे कुछ काम, जैसे काम हो रहा है तो जब काम होता है तो वहाँ पे कुछ मिसलेनियस वर्क भी आ जाते हैं, जैसे चाय पानी कराना, वो तो ऐड नहीं किया जाता, लेकिन रेट एनालिसिस करते टाइम उसको भी कभी कभी ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ठीक है, ओवरहेड जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन कितना खर्चा आ रहा है, सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मजदूर कितने लग रहे हैं, एक मजदूर का रेट कितना है। तो जब रेट आप एनालिसिस करें तो सारी बातों का आप ध्यान में रखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें लग सकती हैं और क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने एस्टिमेशन बनाया 10 लाख का और लास्ट में टोटल एक्चुअल जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी निकल के आ रही है 15 लाख, 5 लाख ज़्यादा। तो ऐसा एस्टिमेशन नहीं बनाना आपको। ठीक है, कुछ 2, 4, 10 हज़ार का अंतर अगर आता है, 50 हज़ार तक भी कभी कभी चल जाता है, तो इतना वेरिएशन चल जाता है। लेकिन अगर 4, 5, 5 लाख का वेरिएशन है तो मतलब कि आपको एस्टिमेशन बनाना ही नहीं आता है। ठीक है, आपको जो काम कर रहे हैं आप उस काम के लायक हैं ही नहीं अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस दोनों में एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में आता है। ठीक है, ये पहले ही चैप्टर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर इस चैप्टर से आ जाता है आउटटर्न। ठीक है, जिसको हम टास्क बोल देते हैं, टास्क। ठीक है, आउटटर्न मतलब क्या कि एक मजदूर एक दिन में कितना काम कर सकता है। अब मिस्त्री है, ब्रिक वर्क एक दिन में कितना काम कर सकता है, ब्रिक वर्क अगर ब्रिक वर्क का काम है तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, कंक्रीटिंग का काम है तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, फिर अगर कॉलम हमको ढालना तो एक दिन में कितना काम कर सकता है। फिर अगर हमको बात करते हैं कि आर्च बनानी है, आर्च में ईंट का काम करना है तो उसमें एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो ये फैक्टर्स काफ़ी है। जैसे इसमें आपके बुक में दिया गया है कि अगर फाउंडेशन हमको बनाना है, फाउंडेशन तथा प्लिंथ में ईंट की चिनाई करनी है। ठीक है, फाउंडेशन में तथा प्लिंथ में जो हमारा है उसमें ईंट की चिनाई मतलब कि ब्रिक मैसनरी करनी है। तो एक जो मैसन है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1.25 मीटर क्यूब का काम ही कर पाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, मतलब कि कर सकता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड बताया गया वो 1.25 मीटर क्यूब बताया गया कि इतना होता है कि इतना कर सकता है। ठीक है, बेसिकली। और अगर बात करते हैं न्यूनतम प्लिंथ में ईंट की चिनाई गारे से, एक तो पहला हमने बात किया सीमेंट मसाले से, अब सीमेंट मोटार यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने क्या बात करते हैं मिट्टी के गारे से। ठीक है, मिट्टी के गारे से अगर करना तो 1.5 मीटर क्यूब तक काम कर सकता है। ठीक, इस तरीके से आउटटर्न कितना होता है ये चीज़, क्योंकि आपके एग्जाम से 4-5 नंबर क्या होगा दे देगा कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन पिछली बार आया था। हम देखते हैं क्या क्वेश्चन था, फिर बताते हैं कि नहीं, क्वेश्चन तो नहीं इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन कभी कभी आता है तो वहाँ पे दे देगा कि एक ब्रिक, ये बेसिकली अगर आप बात करते हैं किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पज ऑफ रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस हम करते क्यों, दर विश्लेषण करते क्यों। हमने पहले ही बात किया कि दर विश्लेषण क्यों करते, लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं तो किसी मत पर होने वाले व्यय, कोई आइटम हम यूज करें तो उस आइटम पर कितना खर्चा होगा। हम अगर घर बना रहे तो घर में हमको ईंट लगानी, तो ईंट पर कितना खर्चा हो जाएगा वो कैलकुलेट करना होता है। टेंडर हमको डालना होता है, उसके लिए क्या भी हम रेट एनालिसिस करते हैं। ठीक, टेंडर इन्वाइट करना होता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, रेट एनालिसिस करते हैं। फिर किसी आइटम्स को पूरा करने में कितना व्यय लग जाएगा, ठीक है, पदार्थों की कितनी मात्रा लग जाएगी, सब चीज़ें हम कैलकुलेट करने की क्या करते हैं, पर्पज ये रेट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, निर्माण कार्य का आधुनिक ज्ञान हो जाता है इससे, रेट एनालिसिस करने से काफ़ी सारे फायदे हैं इसके रेट एनालिसिस करने के।
ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल को, मटेरियल किस स्पेसिफिकेशन का लग रहा है, मटेरियल किस क्वालिटी का लग रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अफेक्ट कर देती है। मटेरियल अगर लो क्वालिटी का लग रहा है तो पैसा हमारा कम लगेगा, मटेरियल अगर बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है तो पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कारीगरी, वर्कमैनशिप, ठीक है, कारीगरी आपकी कैसी, जो कारीगर है वो कैसा काम कर रहा है उस, वो भी क्या करता है, मतलब कि अगर धीरे धीरे काम कर रहा है तो ज़्यादा दिन तक काम करेगा, जब ज़्यादा दिन तक काम करेगा तो पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, मतलब कि जो रेट आपका निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है। तो रेट एनालिसिस को ये भी क्या करेगा, अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, किस प्रोपोर्शन का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन का मटेरियल का मतलब कि अगर बात करते हैं कि जो अगर आप 1:1 का मोर्टार यूज़ कर रहे हैं तो मटेरियल आपका ज़्यादा लगेगा पूरा काम करने में, मतलब कि आप 1:1 का मतलब समझ रहे हैं आप, एक सीमेंट और एक सैंड, ठीक है, मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा निकल के आएगी, ठीक है। एक सीमेंट और एक सैंड यूज़ कर रहे हैं, 1:6 स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली कम निकल के आएगी 1:6 में, ठीक है। तो किस प्रोपोर्शन का आप यूज़ करें, तो अगर ऐसा 1:1 का यूज़ कर रहे हैं तो सीमेंट आपका ज़्यादा लगेगा, 1:6 का यूज़ करें तो सीमेंट कम लगेगा, सैंड ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सैंड ज़्यादा लगेगा, सैंड सस्ता तो सैंड हम मंगवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीमेंट जो हमारा वो महंगा है, वो हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका कॉस्ट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली अगर सीमेंट आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो हाई स्ट्रेंथ का मोर्टार यूज़ कर रहे हैं, हाई प्रोपोर्शन का मोर्टार यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, मटेरियल और का जो अरेंजमेंट करते हैं वो भी क्या करते हैं, एक तरीके से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और भी मैनेजमेंट क्या हो गया, गाइडेंस हो गया, और बात करते हैं अगर मिसलेनियस ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे फैक्टर्स, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं, दर विश्लेषण को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से रेट को बढ़ा देते हैं, तो वो हमारे ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें देखिए इस चैप्टर में आपका पास इतना ही है। अगर बात करते हैं इस चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी जो हमने आपको बताया कि पर्पज ऑफ रेट एनालिसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस, और क्या क्या मतलब कि बातें रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब हमको रेट एनालिसिस करना होता है, ठीक, इतना ही है आपका इस चैप्टर में बस। बाकी अगर बात करते हैं इस चैप्टर में तो पिछली बार क्वेश्चन आया था, अभी हमने आपको बताया कि आरसीसी वर्क करना था 1:3 का, और आपको इसमें रेट एनालाइज करके लिखना था, तो 1:3 का हमको मसाला लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 1:3 में आप बताएंगे कि कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। अब उसको लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया एज्यूम मार्केट रेट। अब हम कोई भी एक मार्केट रेट ले लेंगे कि इतना मार्केट रेट, मतलब कि जो सीमेंट पर बैग सीमेंट मान लेते हैं, हाँ यहाँ पे निकल गया 7 बैग, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए टेबल आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ठीक है, मतलब कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, फिर अगर बात करते हैं कि कोर्स एग्रीगेट हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं इसी तरीके से कितने, देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में हमारा मजदूर भी आ जाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि एक तो हमारा मटेरियल होता है, दूसरा मजदूर होता है, तो ये हमारे मटेरियल होगा। मजदूर की बात करते हैं कि मिस्त्री कितने लगेंगे, फिर बेलदार कितना लगेगा, फिर इसी तरीके से क्या होता है, औजार कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि मात्रा, मतलब कि नंबर ऑफ आइटम, सीमेंट का बैग कितना लग रहा है 7, ठीक, सीमेंट का बैग कितना लग रहा है 7 नंबर, मात्रा यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं, ठीक है। सैंड हमारा 5 मीटर क्यूब लग रहा है, कोर्स एग्रीगेट हमारा 7-8 मीटर क्यूब लग रहा है, मिस्त्री हमारे 2 लग रहे हैं, बेलदार हमारे 4 लग रहे हैं, औजार को हम नहीं मेजर करते,
ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा, फिर थर्ड कॉर्नर में हमारा द रेट हो जाएगा। ठीक है, पर कितना लग रहा है, 300 बैग, 300 बोरी पर बैग। ठीक है, 500 मतलब कि 80 रुपये पर मीटर क्यूब, इसको मान लेते हैं 100 रुपये पर मीटर क्यूब, और 800 रुपये पर मैसन, 500 रुपये पर बेलदार। ठीक है, इसी तरीके से टोटल यहाँ पे टोटल अमाउंट। ठीक है, अब 7 2100, और ये 400 रुपये, फिर ये 800 रुपये, ये 1600 रुपये, और ये 2000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 4 12 33, 33 6 39, और 10 49 20 59, 6900 रुपये। इस तरीके से क्या होता है, आपको रेट एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो पिछली बार क्वेश्चन आया था ना, क्या आरसीसी वर्क करना, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी थी, ऐसे ही चीज़ें। ठीक है, तो मुख्य राज मतलब कि सामग्री, फिर आपका मजदूरी में मुख्य राज मतलब कि जो मिस्त्री होते हैं वो हो गए, फिर मजदूर हो गए, बेलदार जिसमें होगा मजदूर, स्त्री कौन, कितने मजदूर लग रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर ऑफ, और कितने दिन काम हो रहा है। ठीक है, प्रतिदिन, ये पर डे है, या फिर बोल सकते हैं आप रेट जो है ये पर डे का रेट है। ये जो मिस्त्री का ये पर डे का रेट है। ठीक है, ये पर मीटर क्यूब का रेट है, ये पर नंबर ऑफ ब्रिक का रेट है, सॉरी पर नंबर ऑफ बैग्स का रेट है। इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे सामग्री का, ये तो आप देखिए, आप क्या करेंगे, सामग्री का अलग बनाएंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, बढ़िया बताते हैं। एक टेबल आप बनाएंगे जो मटेरियल लगेगा, दूसरा टेबल आप बनाएंगे जो आपका ये मजदूर का लगेगा। उसके बाद जब मजदूर का आप बनाएंगे लास्ट में ना, तो यहाँ पे टोटल, ये आपने क्या किया, ये आपने टोटल कर दिया। ठीक है, टोटल करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे सामग्री। ठीक है, सामग्री का यहाँ पे मान लेते हैं 10,000 रुपये लग गया। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे जोड़ के लिख दीजिएगा टोटल रेट। ठीक है, टोटल अमाउंट इतना हो गया, और यहाँ पे 10% कॉन्ट्रैक्टर का भी लगता है। कितना, 10% कॉन्ट्रैक्टर का भी प्रॉफिट होता है जब भी कोई काम कॉन्ट्रैक्टर करवाता है। तो इस तरीके से एनालिसिस ऑफ रेट हम करते हैं। बस इस चैप्टर में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, क्या है, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस आपको पर्पस पढ़ना था, और ये थोड़ा सा आपको बुक से आप इस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम अभी अगर आपको समझाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या होता है, ये एज्यूम करने की चीज़ें हैं। मार्केट रेट, जैसे हम पिछली बार क्वेश्चन में ना कि मार्केट रेट के हिसाब से, तो आप मार्केट रेट सोचेंगे कि लगभग कितना मार्केट रेट चल रहा है, कितना चल रहा है, ये हमने ले लिया। और कौन कौन से मजदूर लग जाएंगे इस काम को करने के लिए, कौन कौन सा सिम, मान लीजिए कौन कौन सा मटेरियल लगता है वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से मजदूर लग जाएंगे, उनका रेट होगा, कौन कौन से औजार लग जाएंगे, सारी चीज़ें आपको सोचने वाली चीज़ें हैं। तो आप इसको सोच के अगर आपने देखा हुआ काम होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या निकल के आता है, उद्यमशीलता, जिसको आप कॉन्ट्रैक्टरशिप बोलते हैं। क्या, कॉन्ट्रैक्टरशिप। ठीक है, तो बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टरशिप के बारे में। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रकार का होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कितने प्रकार का होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं। ठीक है, और टेंडर फिर आगे है, टेंडर क्या होता है, टेंडर इन्वाइट कैसे करते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठेका, जिसको हिंदी में बोल देते हैं ठेका। ठेका सोच के सुन के कई लोगों के मन में कुछ और ही आ रहा होगा कि ठेका। ठीक है,
तो ठेका क्या होता है, दो पक्षों के मध्य एक समझौता होता है, ठीक है, जिसको कानूनन लीगली मतलब कि अप्रूव किया जाता है, लीगली अप्रूव करके दिया जाता है, वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाउंडेड एक लीगली बाउंडेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो लीगली बाउंडेड होता है, समझौता होता है दो पक्षों के मध्य, दो लोगों के मध्य, जैसे एक ओनर हो, एक आप है और एक हम है। हम क्या है, काम करवाते हैं, आपको काम करवाना है, ठीक है। आप हमारे पास आएंगे, आप बोलेंगे सर हमको इतना इतना काम करवाना है, आपको कितना पैसा दे देंगे हम कि आप इतना काम करवा देंगे और हम आपको पूरा मटेरियल दे देंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे जितना काम आपका होगा उसका 10% हमको दे दीजिएगा और फिर आपका काम हम पूरा करके दे देंगे, या फिर बोल देंगे हम आपको कि आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिएगा, हम आपका पूरा काम करके दे देंगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया हम दोनों के मध्य, ठीक है। इसी को जब हम लीगली बाउंड करते हैं, ये तो एक समझौता होगा, इसी को लीगली जब हम बाउंड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट पूरा लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट पर साइन हो जाता है आप दोनों का कि ये काम ऐसे होगा, इस स्पेसिफिकेशन से होगा, सारी चीज़ें हम वहाँ पर लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जो काम करवाता है, वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। अगर व्यक्ति मतलब कि बुक में आपको कह दिया गया है, उसकी बात करते हैं, तो बुक में आपको सभी को दिया गया कि ऐसे व्यक्ति फर्म पार्टी को जो किसी समझौते के अंतर्गत निर्माण कार्य अथवा सामान की आपूर्ति, ढुलाई आदि करता है, ठेकेदार कहलाता है, ठीक है। या जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये या तो एक संस्था हो सकती है, फर्म जिसे बोल सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई पार्टी हो सकती है, ठीक है। जो क्या करता है, कोई सामान अगर आपको चाहिए वो उपलब्ध कराने का काम करता है, आपका निर्माण कार्य कराने का कार्य करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन आपको कराना कहीं से कहीं, तो वो कराने का काम करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक। क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है, सबसे पहला आपने सुना होगा लमसम कॉन्ट्रैक्ट। क्या, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप लमसम बोलते हैं, गाँव में कहते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट, लमसम इतना रुपये इसमें लग जाएगा। तो भाई लमसम मतलब लगभग, तो इसे बोल देते हैं हम एक मुश्त ठेका, ठीक है। क्या, एक मुश्त ठेका, हिंदी हम नहीं लिखते हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप एक मुश्त ठेका बोल देते हैं। क्या, एक मुश्त ठेका। फिर सेकंड नंबर बात करते हैं, सेकंड हमारे पास आता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको मद दर ठेका बोलते हैं। क्या, मद दर ठेका। फिर थर्ड अगर बात करते हैं लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक हमारे पास होता है क्या, बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले होता है कॉस्ट प्लस या फिर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ये टोटल 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं जो हमको पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें से जो अक्सर पूछा जाता है आपसे के एग्जाम्स में वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट आता है और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट आता है। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट आपसे के एग्जाम से अक्सर पूछे जाते हैं और इन तीनों से बहुत ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। लेकिन कभी पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखे, तो आप सभी को सभी नाम लिखने होंगे और इसके बारे में आप सभी को बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट नाम से जैसा पता चल रहा है कि एक मुश्त ठेका। हमने क्या किया, आपने हमसे कहा कि सर हमको इतना काम करना, हमने बोला ठीक है आप लगभग हमको इतना काम पैसा दे दीजिएगा। आपने पूछा सर कितना इसमें पैसा लग जाएगा और कितना मटेरियल लग जाएगा।
तो हमने क्या किया, हमने आपको देखा, आपकी ड्राइंग देखी, तो आपको बता दिया कि लगभग आपको इसमें इतना इतना मटेरियल लग जाएगा और टोटल इतना कॉस्ट आपका लगभग आ जाएगा 10 लाख 15 लाख, जो भी हमने आपको बताया कि टोटल इतना कॉस्ट आप सभी का आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि ठीक है, आपका अगर इतना कॉस्ट आ जाएगा और इसमें आपका प्रॉफिट इतना अगर ऐड कर दे तो टोटल मान लेते हैं 20 लाख कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो ठीक है, आप काम शुरू कीजिए, जो भी आपको लगेगा आप हमको हम दे देंगे। तो एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, लगभग हमको इतना पैसा दे, जितना पैसा देना था हमको दे दिया परसेंटेज के हिसाब से एक तरह से। तो हमने क्या किया, आपका काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो ये एक तरीके से लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले काम करने से पहले एक लगभग रेट तय कर लिया जाता है कि कितना रेट आप सभी का लगेगा लगभग में। ठीक है, उससे हिसाब से काम किया जाता है। तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें जो प्रत्येक आइटम होता है, एक एक आइटम का रेट कैलकुलेट करते हैं, कितना खर्चा आएगा सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेशन बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम इस पर कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है उसको भी जोड़ते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर देते हैं। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर जो आप देंगे हमको उस कॉन्ट्रैक्ट पर हम आप सभी का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आइटम पर आइटम, प्रत्येक जो आइटम लगेगा उसमें सबका आप रेट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, तो ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। लमसम कॉन्ट्रैक्ट और लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड जो हमारे पास निकल गया था। लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है। नाम से ही पता चलता है दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है। आपको हमने बताया कि लमसम क्या होता है और आइटम रेट क्या होता है, दोनों कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करके क्या बोला कि मटेरियल का कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया और लेबर का कॉस्ट, और फिर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका कॉस्ट हमने सब कैलकुलेट कर लिया और लगभग बोल दिया कि इतना आपको हम दे देंगे, आप इस काम को करके दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, या ठेका ऊपर वर्णित किए गए, मतलब कि जो है इस प्रकार के ठेके में किसी निर्माण कार्य की एकमुश्त लागत के साथ, मतलब कि लमसम जो कॉस्ट है उसके साथ साथ विभिन्न मदों की दरों का भी ठेका किया जाता है। ठीक है, इसमें यह सुविधा यह है कि इसमें मुख्य सुविधा यह है कि कार्य की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जब हम आइटम रेट कर लेते हैं, ठीक है, लमसम तो हमने कर लिया, फिर आइटम रेट इसलिए कर लेते हैं ताकि इसमें बाद में अगर कोई चेंजेस करना हो तो हम आइटम के हिसाब से, कोई हमको खिड़की एक्स्ट्रा लगवानी है, कोई दरवाजा एक्स्ट्रा लगवाना है, तो आइटम रेट के हिसाब से उसको हम चेंज करवा के पैसा एक्स्ट्रा हम पेमेंट कर देते, तो हमारा आइटम रेट एंड लमसम कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाता है। फिर कॉस्ट प्लस या फिर परसेंटेज जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ओनर होता है और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ओनर जो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा क्या करता है, फिक्स कर देता है कि जो काम हो रहा है उसका आप इतना % ले लीजिएगा और हम आपको सारा मटेरियल दे देंगे, आप इस काम को करके दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम वो काम आपको करके दे देंगे। जनरली जो होता है कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट ले जाता है वो 10% ले जाता है। ठीक है, 10% जो कॉस्ट आएगा, जो टोटल कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट का 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हमेशा लिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्लस या फिर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि आपने हमको 10% हमारा दे दिया और आपने हमको क्या कर दिया, पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया और हमने कार का आपको करके दे दिया, तो ये आपका कॉस्ट प्लस और फिर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरीके से बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आइटम रेट की तरह ही एक एक मटेरियल का आपको बेसिक प्राइस क्या होता है कि ठेके की यह पद्धति तब अपनाई जाती है जब निर्माण कार्य के भाव मार्केट में स्थिर ना हो। ठीक है, फ्लक्चुएशन होती रहती है। ठीक है, फ्लक्चुएशन मतलब कि मीन्स अगर बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का भाव चल रहा है, ठीक है, अगर बात करते हैं कि पर मीटर क्यूब का जो कॉन्ट्रैक्ट का भाव चल रहा है
वो 1000 रुपये चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये चल नहीं रहा, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो 800 मांग रहा है, कोई 1200 मांग रहा है, कोई 1000 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर से एक आप समझौता कर लेते कि चल भाई वो इतना मांग रहा है, तुम इतना ले लेना और हमारा ये काम करके देना। तो ये बेसिक प्राइस हो गया। तो ये बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसको हम बता नहीं रहे क्योंकि लिखना इसमें है, तो लेकिन अभी लिखने जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि आपको देख के बता के ऐसे टिक लगा के चले जाए, ठीक है। तो इसलिए हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। फिर टेंडर बिलिंग प्रोसेस आ जाता है। टेंडर आपसे भी कहा जाता है, ठीक है। टेंडर क्या होता है, टेंडर भी क्या होता है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, ठीक है। ये एक टेंडर होता है। अब टेंडर जो होता है सिंगल एंड टू कवर बिड होता है, ठीक है। बिड मतलब क्या हो जाता है कि बिडिंग क्या होता है, देखिए जो बिड होता है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है। एक सिंगल स्टेज जिसको वन एनवेलप बोलते हैं। जब भी आप टेंडर इनवाइट करते हैं, देखिए कोई सरकारी कंपनी है, तो मतलब कि गवर्नमेंट का कोई काम होने वाला, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले टेंडर नोटिस डालेगी, ठीक है। टेंडर नोटिस डालेगी कि हमको ये काम करवाना है, ठीक है। तो उसमें कई सारे जो ठेकेदार होंगे, जिसको आप कॉन्ट्रैक्टर बोल देते हैं, वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसमें फिर जो ठेकेदार होता है वो एक अपना एस्टिमेट तैयार करता है, ठीक है। जो टेंडर इनवाइट करता है, जो गवर्नमेंट है, वो टेंडर जब इनवाइट करेगी तो उसमें बताएगा पूरा कि टोटल कॉस्ट इतना है जो पास हुआ गवर्नमेंट से, ठीक है, और इस तरीके का काम है, ये मटेरियल इसमें लगेंगे। तो उसी हिसाब से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होंगे, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो उस टेंडर भरेंगे और फिर जमा करेंगे। तो जब जमा करेंगे तो वो दो तरीके का होता है, वही बिड होता है, ठीक है। बिड होता है, BID बिड होता है, ठीक है। टेंडर बिड होता है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, टेंडर बिड होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल स्टेज, एक होता है डबल स्टेज। सिंगल स्टेज में क्या होता है, वन एनवेलप होता है, और फिर सिंगल स्टेज दोनों ही होता है, मतलब सिंगल स्टेज में ही दो होता है, एक वन एनवेलप होता है, एक डबल एनवेलप, मतलब कि टू एनवेलप होता है। वन एनवेलप मतलब क्या होता है, जब जैसे टेंडर उसने डाल दिया, फिर एक दिन क्या होगा, जैसे क्या क्या, देखिए गवर्नमेंट, यहाँ पे समझाते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये क्या है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, टेंडर निकाला, ठीक है, टेंडर निकाला। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ढेर सारे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, टेंडर को फिल किया। जब इन्होंने फिल किया, ठीक है, टेंडर में इन्होंने अपना बताया, पूरा एस्टिमेशन दिया, ठीक है। वो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाके जमा कर दिया, ठीक है। जो भी अथॉरिटी होगी जो इस काम को करेगी, जो टेंडर निकालेगी, वो क्या करेगी, वो यहाँ पे जमा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जमा करने के बाद फिर एक दिन ऐसा होगा कि सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी भरे रहेंगे इस टेंडर टेंडर को फिल करेंगे, उनको बुलाया जाएगा और उनके सामने उन्होंने जो टेंडर बिल फॉर्म को भरा उसमें अपना बताओ कि कितना पैसा लग जाएगा, इतने टाइम में हम काम करके दे देंगे, इतना मतलब कि इतना बढ़िया, इतने अच्छी क्वालिटी का काम करके दे देंगे, वो सारी चीज़ आप देंगे, ठीक। वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिर टेंडर को ओपन किया जाता है, ठीक है। टेंडर निकला, टेंडर को फिल किया गया, टेंडर फिर ओपन होगा, ठीक है।
टेंडर फिर यहाँ पे ओपन होगा। जब टेंडर ओपन होगा, टेंडर ओपन होने के बाद इसमें दो तरीके का बिड होता है, ठीक है। दो तरीके का एनवेलप होता है कि वन एनवेलप जिसमें क्या होता है, एक लिफाफा होता है। एनवेलप मतलब कि लिफाफा, उस लिफाफे में क्या होता है, वन एनवेलप का मतलब क्या होता है कि उसी एनवेलप में आपका टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों के बारे में अगर एक ही एनवेलप में लिखा गया है तो वो वन एनवेलप कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक ही बार में वो फाइनल हो जाता है कि किस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट देना है, ठीक है। जो कम प्राइस में काम कर देगा उसको, और अच्छी क्वालिटी का काम कर देगा उसको, बेसिकली जो होता है कम प्राइस में काम करे उसको ये ठेका दे दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्वालिटी थोड़ा क्वालिटी भी देखा जाता है, ऐसा नहीं बिना क्वालिटी का अगर बहुत ख़राब काम करके देगा तो फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो वन एनवेलप होता है जिसमें एक ही लिफाफे में दोनों हमारा टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों होता है, वो हमारा वन एनवेलप होता है। टू एनवेलप मतलब कि दोनों अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, पहले में हमारा टेक्निकल होता है, ठीक है। अगर टू एनवेलप की बात करते हैं, ठीक है, डबल एनवेलप की, इसमें टेक्निकल में हम फाइनेंशियल प्रपोजल अलग अलग लिफाफे में रखकर उनको फिर से सील करके जमा किया जाता है। ओपनिंग डेट पर टेक्निकल प्रपोजल को खोला जाता है, ठीक है। ओपनिंग जब डेट होगी सबसे पहले टेक्निकल प्रपोजल को खोला जाएगा, ठीक है। टेक्निकली अगर आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, आप काम को कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में कर सकते हैं टेक्निकली, तो आपको फिर नेक्स्ट आप वहाँ पे जो फेल होंगे, ठीक है। जैसे आपका जब एग्जाम होता है, एक स्क्रूटनी का एग्जाम होता है जहाँ पे आपको छांट के अलग कर देता है, फिर सेकंड पेपर होता है जहाँ पे आपके बेसिस पे आपका मेरिट बनता है और आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर स्क्रूटनी में आप फेल हो गए तो वहाँ पे भी आप छट जाएंगे। सेम इसी तरह से टेक्निकल प्रपोजल होता है, अगर आप वहाँ पे छट गए तो फिर आप का जो फाइनेंशियल बिड है, जो फाइनेंशियल प्रपोजल है वो आपका वापस कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल में पास हो जाते हैं वो फिर फाइनेंशियल बिड की तरफ जाते हैं। फाइनेंशियल प्रपोजल उनका ओपन होता है, अगर जो उसमें से कम मतलब कम पैसे में काम करेगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये डबल एनवेलप होता है, वन एनवेलप डबल एनवेलप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टेंडर फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट, टेंडर फॉर्म कैसे होता है ये आप देखेंगे, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं, ठीक है, जब आप टेंडर को सबमिट करते हैं, ठीक है, टेंडर सबमिट करते समय एक अर्नेस्ट मनी आप जमा करते हैं, 2% अर्नेस्ट मनी जमा करते हैं। कितना? 2% अर्नेस्ट मनी जमा करते हैं कि आप इस टेंडर को लेने के लिए सीरियस हैं या नहीं, या फिर मजाक में आपने टेंडर को भर दिया और गवर्नमेंट का समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपका 2% जो भी कॉस्ट टोटल जो हमको काम करना है उसका जो कॉस्ट होगा उस कॉस्ट का 2%, ठीक है। 2% क्या करेंगे आप जब टेंडर फॉर्म को भरेंगे 2% उस कॉस्ट का उसके साथ जमा करेंगे, ठीक है। 2% उसके साथ आप जमा करेंगे, वो आपका बाद में वापस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अर्नेस्ट मनी के रूप में, धरोहर राशि के रूप में आप उसको 2% जमा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी मनी आता है। सिक्योरिटी मनी क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको बोल देते हैं, वो क्या होता है, जब आपको टेंडर अलॉट हो गया, 2% आपने पहले जमा किया, फिर 8% आपको फिर देना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट का आपको टोटल 10% देना होता है, किसको? गवर्नमेंट को, कि आप ये काम अच्छे से समय के भीतर और अच्छी क्वालिटी करके देंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी का काम नहीं करके देते हैं या फिर अच्छे समय पर नहीं करके देते हैं तो आपका वो जो 10% पैसा जमा किया गया है वो जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको वापस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छा काम किया है, समय से काम किया है, ठीक है, तो एक सीजन बाद या फिर बरसात के महीने, बरसात सीजन के बाद क्या होता है, वो आपका 10% वापस कर दिया जाता है आपको जब भी काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपका एग्जाम से पूछा जाता है। पिछली बार ही ये एग्जाम्स में आया था कि अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट, नहीं ये नहीं आया था, पिछली बार शायद इसके पहले आया। तो ये अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये क्या होता है ये आपको अपने बता दिया कि अर्नेस्ट मनी जब हम टेंडर फॉर्म को फिल करते हैं, जमा करते हैं, तो उस टाइम 2% हम देते हैं अर्नेस्ट मनी के रूप में। लेकिन जब टेंडर हमको मिल जाता है तो उस समय हम सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी डिपॉजिट 8% करते हैं। टोटल हमारा 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्टर। अब प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, अगर इसमें बात करते हैं, SOR हो गया, डिटेल्स ऑफ ड्राइंग। फिर टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कैसे करना है, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, इससे क्वेश्चन आप सभी का आता नहीं। पिछली अगर बात करते हैं इससे जो क्वेश्चन आया था टेंडर से,
ठीक है, क्या क्या आया था टेंडर इस चैप्टर से क्वेश्चन? नहीं, पिछली बार इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया था। पिछली बार इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक, तो हो सकता है आ भी जाए, नहीं भी आ सकता। ये जो हमने बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो वहाँ उसको आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप सब क्या बच रहा है क्या? ठीक है, क्या आप सभी का बच रहा है लास्ट चैप्टर, जो कि आप सबका वैल्यूएशन। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, चूँकि वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो एक चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपकी जितना हमने आपको आज बताया, सर जी आपको समझ आया कि हमने क्या बताया, एनालिसिस ऑफ रेट के बारे में बताया। सबसे पहले क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है उसको बताया। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर आपने 5 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को वहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ रेट के बारे में। हमने बात की जिसमें आपको वो टेबल बताया, उस टेबल से आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जैसे पिछली साल क्वेश्चन आया था, उस तरीके का क्वेश्चन आप सभी का आ सकता है। पिछली बार RCC वर्क आया था, हो सकता है आपकी बार ब्रिक वर्क का दे दें। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एनालिसिस ऑफ रेट से। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्टरशिप से पर्पज़ क्या होता है और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आप पढ़ लीजिएगा। और दोनों में जो हमने आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताया वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बाकी एक चैप्टर बचा वो इम्पॉर्टेंट है, वो चैप्टर से आपका 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे के हर साल पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDFs है, इम्पॉर्टेंट नोट्स है, वीडियोज़ है और एक्सेट्रा जो भी PDFs हैं, जो भी चीज़ें आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं कि अगर आप सभी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।